भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एलविश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। एलविश यादव ने अपनी पीआर एजेंसी को 12 लाख रुपया दिया है। तो ये सारी रील्स और मीम्स आपके फीड पर भी आई होगी और आप इन सबको देख देख के परेशान हो गए होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स है ना, इनका एक क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें कि मुनावर और एलविश भी गए थे और इन दोनों ने क्रिकेट मैच के बीच में एक दूसरे को हक किया था और कुछ वीडियो भी बनाई थी, जिसकी वजह से लोगों ने इनको ट्रोल करना चालू कर दिया। इनको नहीं, एलविश यादव को, क्योंकि एलविश यादव हमेशा से मुनावर के खिलाफ था। लेकिन इस वीडियो में या फिर इस फोटो में वो दोनों हक कर रहे हैं, जिसकी वजह से एलविश को ट्रोल किया जा रहा था और इस ट्रोलिंग के साथ साथ में मैक्सटन ने भी ट्रोल कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या होता है आप इस वीडियो में देखो। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अरे भाई भाई तेरी तेरे भाई बोलो भाई, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत भाई, फोन पकड़ी, फोन लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। छोड़ रहे सबूत मिल गया भाई, जमा रहे तो इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो एलविश है वो 10-12 लड़कों को अपने साथ में लेके आया और वो डायरेक्ट ही फाइट करने के लिए आया मैक्सटन से, और मैक्सटन को कोई आइडिया ही नहीं था कि वो फाइट करने के लिए आया। वो उससे हैंडशेक करने के लिए जा रहा था। और इस पूरे केस में बस एक बेस्ट चीज़ ये हुई कि मर जाऊंगा पर सॉरी नहीं बोलूँगा इसको, वरना तुम सोचो इतने बंदों को देख के कोई भी डर सकता था, किसी की भी फट सकती थी, लेकिन मैक्सटन रॉर लाइक अ लायन। तो इसके बाद से ट्विटर पे एक ट्रेंड चालू हो चुका है जो है अरेस्ट एलविश यादव। तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो और इस चीज को प्रूव करूंगा। पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एलविश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन में बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूं मैं डिबेट करूंगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज को, और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहां पे सोफा वोफा सब लगाया था कि जब एलविश भाई आएंगे तो वहां बगल में बैठेंगे, ये वो फलान ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एलविश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा, और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा पंगे ये वो। भाई मैं तो अपने चीजों पे अटल था, मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एलविश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ। और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था,
मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहां पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के मेडिकल निकलवाने, तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट एफआईआर नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, एफआईआर हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम एफआईआर करेंगे लॉन्च, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो वो जो एसएचओ थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझू, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है। जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज बहुत ही खराब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूं, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये एफआईआर भी दब जाए, और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस एफआईआर को। अगर ये एफआईआर दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुग्राम पुलिस को और खट्टर जी को इस ट्वीट में टैग करो और उनको रिक्वेस्ट करो कि एल्विश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसे मार के निकल जाएगा और फिर अपने स्टोरी में डालेगा कि भाई वर्क डन, तो खुल्लम खुल्ला यही है कि वो वायलेंस को प्रमोट कर रहा है और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक तरीके से ये इंडिया के कानून की हार है। तो अभी जो मैं एफआईआर लिखवा के आया था, मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं। बोला तो वैसे सुबह मिल जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि एफआईआर के जो सेक्शन है वो बहुत अलग किए गए हैं। तो इंडिया के कानून का मजाक ना बने। तो आप लोगों से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है, सीएम खट्टर जी को गुरुग्राम पुलिस के ऊपर टैग से टैग किया जाए ताकि ये मामले को वो लोग सीरियसली ले। इन द एंड अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार एल्विश यादव होगा या फिर उसके दोस्त होंगे या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे एफआईआर को पूरा का पूरा बदल दिया और पता नहीं क्या एफआईआर लिख दिया। और ये इंडियन कानून की बेइज्जती है, ये तो मैंने देख लिया। कुछ नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया भाई। और मैक्सटर ने जो वीडियो डाली है उसके बाद से उसके बहुत सारे सपोर्टर्स बाहर आए हैं, जैसे कि मनीषा रानी ने एल्विश यादव को इंस्टेंटली अनफॉलो कर दिया है। उसके साथ में जासूस किंग भी आया है जो फुकरा का दोस्त है, लेकिन अभी फुकरा इंसान की कोई भी वीडियो या पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। और रैंडम सेना ने उसको सपोर्ट किया है, ध्रुव राठी ने भी उसको सपोर्ट किया है। तो तुम्हें क्या लगता है? और किसी को भी नहीं पता था कि लेफ्ट विंग और राइट विंग का इस तरीके से मिलाव होने वाला है। एल्विश यादव ने अपनी पीआर एजेंसी को 12 लाख रुपया दिया है मेरे खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करने के लिए। हैशटैग बॉयकॉट रैंडम सेना और ट्रेंड भी कर रहा है। मेरे पास कोई पीआर एजेंसी नहीं है, ना ही मेरे पास पैसा है। मैं तुम लोगों से बस अनुरोध करता हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि 4 साल में रैंडम सेना ने कुछ भी हिंदुत्व के लिए कुछ किया है तो आज तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। ट्विटर पे जाओ और हैशटैग आई सपोर्ट रैंडम सेना 50 बार 100 बार ट्वीट करो और नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लाओ। इसी से मुझे थोड़ी हिम्मत मिल सकती है। मेरा ऑलरेडी एड्रेस नंबर सब कुछ लीक कर दिया है एल्विश यादव ने। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ रैंडम सेना ने किया है तो सपोर्ट करो मुझे। ट्विटर पे जाके हैशटैग आई सपोर्ट रैंडम सेना ट्वीट करके 50 बार। जय श्री राम। और ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल है कि जो क्रिएटर कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता है उसकी तुम फ़ोटो कहीं ना कहीं से निकाल के उसको पोस्ट कर रहे हो अपनी स्टोरी में, और उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी वायरल कर रहे हो।
और रैंडम सेना की और मैक्सटन की नेगेटिव PR कराई जा रही है, वो भी 12 लाख देकर। ये लोग लग गई टीम काम पर। मतलब कि जो 12 सितंबर 2023 का जो ट्वीट है वो अब जाके पोस्ट हो रहा है। क्यों? एल्विश के सपोर्ट में। और अगर कोई भी बात अगर एल्विश के अगेंस्ट में हो और उसमें फुकरा इंसान को ना घसीटा जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो फुकरा इंसान के कमेंट सेक्शन में जाके हर कोई कमेंट कराए कि आप मैक्सटन को सपोर्ट करो, सपोर्ट में भरा हो, क्योंकि मैक्सटन ने भी आपको सपोर्ट किया था बिग बॉस में। वैसे ये बात तो सही है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहती कि फुकरा इंसान को ट्रोल किया जाए। और फुकरा इंसान तुम दूर ही रहो इन सबसे। आशीष चंचलानी ने भी अपने व्यूज़ दिए हैं और लोगों को लगता है कि इससे अच्छा तो पहले वाला यूट्यूब एरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, जब वहाँ पे कैरी, ट्रिगर्ड इंसान, वूम बम ये सारे लोग रूल करते थे बस, और ऐसी कोई ट्रोलिंग वगैरह कुछ नहीं चलती थी। बट इन लोगों को फेमस भी तो हमने ही किया है, तो उनकी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ेगा। अगर इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होंगे तो यूथ भी तो ऐसे ही इन्फ्लुएंस होगा ना। और सिर्फ बायो में कट्टर हिंदू या जय श्री राम लिखने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा भगवद गीता भी पढ़ लो और अपने गुस्से को कंट्रोल करो। और कुछ मुनावर जैसे लोग इस इशू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और तुम्हें इतना तो मेरे पहले वाले वीडियो से पता लग ही गया होगा कि मुझे एल्विश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले भी, लेकिन आई डोंट सपोर्ट वायलेंस।